अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 12 का ये लेक्चर नंबर 14 जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर बात करनी है। यहाँ हम सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिक पावर अगर डिस्कस करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 4 में हम मैकेनिकल पावर जो है वो सीख चुके हैं। अब मैकेनिकल पावर हो या इलेक्ट्रिक पावर हो, दोनों का जो बेसिक आइडिया है वो एक ही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। अगर वो वर्क जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क हो तो पावर जो है वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, और अगर वो वर्क मैकेनिकल वर्क हो तो पावर मैकेनिकल पावर कहलाती है। बेसिक आइडिया जैसे मैंने कहा सेम ही है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो वर्क डन है, जब हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो किसी सर्किट में आप चार्जेस को मूव कराने के लिए जो वर्क डन करते हैं उस वर्क डन का जो रेट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ये वर्क डन इन मूविंग चार्जेस यूनिट टाइम में एक सेकंड में चार्जेस को मूव करने के लिए जो वर्क डन किया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। या आप यूँ भी कह सकते हो कि रेट ऑफ वर्क डन या वो रेट जिसके ऊपर वर्क डन हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो सादा अल्फाज में रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क is known as electric power. The rate at which electric work is done is known as electric power. The work done per unit charge for moving charges in electric circuit is known as electric power. तो डिफरेंट अंदाज से आप इसको लिख सकते हैं। अल्फाज बदल रहे हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। तो एक्सप्लेनेशन में आते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके लिए हमें एक वोल्टेज की ज़रूरत है, सर्किट की ज़रूरत है जिसमें रेजिस्टेंस आर हो और साथ हम टाइम को रेफ़र कर लेंगे। तो एक सर्किट में अगर वोल्टेज वी अप्लाई करते हैं और उससे करंट आई जो है वो फ्लो करता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर टाइम टी में, तो इन वेरिएबल्स को सामने रखते हुए हम पावर की डेरिवेशन कर सकते हैं। ये सर्किट लिया, उसके क्रॉस वोल्टेज वी अप्लाई किया तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट आई फ्लो करेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर इन टाइम टी। तो जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पहले तो वो निकाल लेते हैं क्योंकि हमने पावर निकालनी है ना। तो पावर निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमें वर्क डन चाहिए और दूसरा हमें टाइम चाहिए। टाइम तो कोई नहीं है, मसला नहीं है, टाइम टी से डिवाइड कर देंगे, लेकिन वर्क डन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वर्क डन चार्जेस के ऊपर हो रहा है ना। वर्क डन जो है वो चार्जेस के ऊपर होगा, तो पहले हमें चार्जेस निकाल लेने हैं कि चार्जेस हैं कितने, फिर वर्क डन उनके ऊपर जो हो रहा है वो निकाल लेंगे और फिर उसको टाइम से डिवाइड करके पावर निकाल लेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि टाइम टी में कितने चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं। इसके लिए जो करंट की डेफिनेशन है वो इस्तेमाल होगी। करंट की डेफिनेशन ये है कि करंट आई इज इक्वल टू चार्ज क्यू डिवाइड बाई टाइम टी। यहाँ से नंबर ऑफ चार्जेस क्यू हम निकाल सकते हैं। अगर टी को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू इक्वल्स टू आई टी हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो टाइम टी में फ्लो करते हैं। अब जो वर्क डन है वो फिर हम निकाल सकते हैं जो इन चार्जेस को मूव करने के लिए वर्क डन हो रहा है। वर्क डन निकालने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की डेफिनेशन इस्तेमाल करना होगी, और वोल्टेज की डेफिनेशन ये है कि चार्जेस के ऊपर वर्क डन इन टाइम टी। तो V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा। हमें चूँकि वर्क डन की तलाश है तो Q को जाकर V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इक्वल्स टू वी क्यू। ये हमारे पास वर्क डन है। अब Q नंबर ऑफ चार्जेस हैं जो ऑलरेडी ऊपर हमने निकाल लिए हैं। ये Q इक्वल टू आई टी हमने निकाल रखा है, तो ये जो वैल्यू है Q इक्वल टू आई टी ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। Q हटाएंगे और उसकी जगह आई टी लिख देंगे, तो अब जो हमारे पास वर्क है दैट इज इक्वल टू वी आई टी। अब इसको सिंपली वेट बोल सकते हो आप। तो पावर निकालने के लिए हमें जैसे कहा कि दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक वर्क डन और दूसरा टाइम। टाइम तो टी है हमारे पास, वर्क डन हमने निकाल लिया। अब हम पावर की मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, पहले लफ्ज़ों में फिर सिंबलाइज करेंगे इसको। तो जो इलेक्ट्रिक पावर है वो वर्क डन ऑन चार्जेस पर यूनिट टाइम है। दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम टी। और इसको अगर सिंबलाइज करें तो पावर के लिए जो सिंबल है वो कैपिटल पी लेंगे, वर्क डन के लिए सिंबल कैपिटल डब्ल्यू ले लेंगे हम, और टाइम के लिए स्मॉल टी जो है वो यूज़ होता है। और डब्ल्यू जो कि वर्क डन है उसकी वैल्यू ऑलरेडी हम वेट निकाल चुके, तो डब्ल्यू उठाएंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर और नीचे टी कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर इज इक्वल टू वी आई। इसको आई वी भी लिख सकते हो। और इसको याद रखने का
जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है कि जो पावर है यानी ताकत वो मुझसे यानी आई से और हम से यानी वी से होती है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इस तरह, आई यानी इंग्लिश वाला जो आई है उसको लेके आए और वी जो इंग्लिश में वी यूज़ होता है उसके लिए आप इसको यूज़ कर लें यानी हम। तो हम, मैं या मैं, हम, इस तरह से आप जोड़ सकते हो कि जब मैं हूँ और आपके साथ मिलकर हम हो जाएंगे तो ताकत बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो इसको वी आई या आई वी इक्वल्स टू पावर आप याद रख सकते हो। और यहाँ से आगे जो दो और फार्मूलाज हैं पावर के, उनको निकालना ज़रा मुश्किल नहीं है। अगर पावर इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हम निकालना चाहें तो यही जो ऊपर फार्मूला बनाया P इक्वल्स टू वी आई ये लिखेंगे और इसमें ओम्स लॉ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ V लिखा है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे आई आर। तो दो आई है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर का एक और फार्मूला आपको मिल गया जो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर वाला जो फार्मूला था P इज इक्वल टू वी आई, करंट तो उसमें भी मौजूद है लेकिन अब आप देखें इसमें करंट के साथ साथ रेजिस्टेंस आ गई तो हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो कई एक न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस फार्मूला पुट करना होता है, तो फिर आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह वोल्टेज को अलग से भी हम ला के यानी वोल्टेज और रेजिस्टेंस को एक जगह ला सकते हैं। ऊपर आप देखें तो वोल्टेज मौजूद है, उसके साथ आई है करंट। यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस है लेकिन उसके साथ वोल्टेज गायब हो गया, करंट मौजूद है। अब हम एक तीसरा फार्मूला बना सकते हैं जिसमें वोल्टेज भी देखने को मिले और हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिले। तो उसके लिए जो आई है उसको आप पुट कर सकते हो, आई की वैल्यू पुट कर सकते हो, या आप एक बार रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो या एक बार रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो। दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो एक ही जैसा रहेगा। मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, यहाँ से आई एक तरफ आपको करना है तो उसके लिए आर को इधर ला के डिवाइड करना होगा, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। और जहाँ आई लिखा हुआ है वहाँ आप वी बाई आर पुट करो ना, आई का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। साथ ऑलरेडी एक आर मौजूद है, उस आर को यहाँ पे रहने दो। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो ये वी स्क्वायर नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा और इंटू आर रहेगा। एक आर से कैंसिल, तो आपके पास रिजल्ट जो है वो वी स्क्वायर बाई आर आएगा। और मैंने कहा कि ऊपर वाला जो फार्मूला है उसी में एक बार रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार डिवाइड कर दो, तो भी रिजल्ट वही रहना है। तो एक बार रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड कर दिया। अब आप इनको मिला के लिख सकते हैं तो आई और साथ ही आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर नीचे आ जाएगा। फिर न्यूमिनेटर में आप देखो आई स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया ना। ओम्स लॉ में हमने देखा है कि वी इज इक्वल टू आई आर है, तो अगर आई आर इक्वल टू वी है और स्क्वायर अगर ले लेंगे हम, अगर हम राइट हैंड साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लेना पड़ेगा तो वी स्क्वायर हो जाएगा। यानी आई आर वी के इक्वल है तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो न्यूमिनेटर में देखो आई स्क्वायर आर स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं वी स्क्वायर से, तो उसको रिप्लेस कर दो वी स्क्वायर बाई आर। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो और आप आई की वैल्यू पुट करके फिर उसका स्क्वायर लेके सिंप्लीफाई करके ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों सूरतों में रिजल्ट तो सेम ही है, तो आपकी मर्जी है इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहें। हम फिर तीसरी सब बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में ऐसा यूनिट की। तो ये आप फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने आपको कहा आप सीख चुके कि ऐसा यूनिट जो है वो पावर का, वो इलेक्ट्रिकल पावर हो या मैकेनिकल पावर हो, ऐसा यूनिट जो है वो पावर का वाट है। और एक वाट को अगर डिफाइन करना है तो ऊपर जो पावर का पहला फार्मूला बनाया था तो वहाँ से लेकर आसानी से इसको एक वाट पावर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें एक वाट पावर चाहिए तो उसके लिए वोल्टेज कितना होना चाहिए, एक वोल्ट जो है वो वोल्टेज होगा और एक वोल्टेज है और करंट कितना फिर पास होना चाहिए, 1 एम्पेयर जो है वो करंट पास होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं 1 इंटू 1 आंसर 1 आ जाएगा और वोल्टेज इंटू एम्पेयर इज इक्वल टू वाट, तो 1 वाट आंसर आ जाएगा। तो 1 वाट आपका आंसर तब आएगा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करो और एक एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो करे तो 1 वाट पावर जो है वो ट्रांसफर होती है। यही चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि पावर 1 वाट कब होगी, कब 1 वाट पावर जो है वो कंज्यूम होती है, यूज़ होती है सर्किट में,
जब जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है 1 वोल्ट का अप्लाई कर रखा हो और 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे तो हम कहते हैं 1 वाट पावर जो है सर्किट में डिलीवर हुई। और अगेन यहाँ पे आप वही मैथमेटिकल अंदाज देख सकते हैं जो अभी आपको बताया। इससे बड़े यूनिट भी हैं क्योंकि वाट छोटा यूनिट है, तो बड़ा यूनिट लेना हो तो किलो वाट है। जब किलो 1000 के लिए होता है तो किलो वाट इक्वल होगा 10⁻³ वाट के, क्योंकि 10⁻³ 1000 के इक्वल है। इस तरह मेगावाट जो है वो 1 मेगावाट इक्वल होगा 10⁻6 वाट के। लास्ट पे तीसरी सब हेडिंग किलो वाट आवर्स, ये भी फर्स्ट ईयर में हम सीख चुके हैं। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको पावर के ऊपर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो ऑलरेडी आप जानते हैं, सिर्फ इसे फोकस करना है। पावर का जो इम्पैक्ट है ना, अगर पावर का फिजिकल मीनिंग निकालें या एक जनरल मीनिंग निकालें पावर का, तो पावर जहाँ सप्लाई हो रही है तो उसका मतलब है वहाँ एनर्जी सप्लाई हो रही है। पावर प्रोवाइड करने का मतलब है एनर्जी सप्लाई करना। दोबारा से, पावर किसी जगह पे सप्लाई करने का क्या मतलब है? एनर्जी सप्लाई करना। अगर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिक पावर से क्या हासिल होगी? इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हासिल होगी। तो जितने भी ये जो पावर हाउसेस हैं जो जहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है, वो हमें पावर सप्लाई करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो अगर 1 किलो वाट जो है वो पावर इस्तेमाल हो 1 घंटे में, 1 किलो वाट आवर सिंपल 1 किलो वाट पावर है, 1 घंटे के लिए वो इस्तेमाल हो, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होगी? क्योंकि पावर का काम क्या है? पावर का काम है एनर्जी सप्लाई करना। तो पावर कितनी है? 1 किलो वाट पावर है। कितने टाइम के लिए सप्लाई हुई? 1 घंटे के लिए सप्लाई हुई। 1 किलो वाट पावर 1 घंटे के लिए सप्लाई हुई है, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हम उसको नाम देते हैं किलो वाट आवर का। तो किलो वाट आवर ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो सप्लाई हो रही है। कौन सप्लाई कर रहा है? पावर। कितनी पावर? 1 किलो वाट। कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। तो 1 किलो वाट पावर जब 1 घंटा काम करती है तो उससे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सप्लाई होती है, उसको किलो वाट आवर का नाम देते हैं। तो किलो वाट आवर जो है आपने देखा कि ये फिर यूनिट निकला इलेक्ट्रिक एनर्जी का। इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर का यूनिट नहीं है। कई एक बच्चे गलत समझ लेते हैं, उसमें वाट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उनको लगता है कि ये पावर का यूनिट है। नहीं बच्चे, किलो वाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है, और एनर्जी का ये कमर्शियल यूनिट है, क्योंकि एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जाउल है, लेकिन ये जो किलो वाट आवर है ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। कि जो पावर हाउसेस हमारे घरों में बिजली भेजते हैं या प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने बिल भी तो चार्ज करना होता है। तो 1 महीने में हमारे घर में जो डिफरेंट अप्लायंसेस हैं वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए किसी यूनिट की ज़रूरत थी। तो वो कमर्शियल यूनिट जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वो किलो वाट आवर। अगर किलो वाट आवर को निकालना हो, कैलकुलेट करना हो कि ये कितनी एनर्जी निकलती है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। किलो वाट का क्या मतलब है? किलो मीन 1000 और वाट तो वाट है, तो किलो वाट का मतलब है 1000 वाट। और आवर को अगर आप सेकंड में बदलते हैं तो 1 आवर को पहले आपको मिनट में बदलना होगा, तो उसके लिए आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट्स आएंगे। फिर 60 मिनट से आपको सेकंड्स पे जाना है, तो दोबारा आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास सेकंड आएंगे। तो 60 इंटू 60 आपके पास 1 घंटे के सेकंड्स आ जाएंगे। तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड्स होंगे। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आप पहले लिख लो 36, 2 ज़ीरो ये हैं, 3 ज़ीरो ये हैं, तो टोटल हो गए स्टूडेंट्स 5 ज़ीरो। तो 36 के साथ 5 ज़ीरो आप मिला दो, तो इतने जाउल जो है वो एनर्जी, ये इन टर्म्स ऑफ जाउल एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई जब 1 किलोवाट पावर जो है वो 1 घंटे के लिए प्रोवाइड होती है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट यहाँ हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं, और 3 के बाद तक हमने लाना है या 3 और 6 के दरमियान में लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव कर रहे हैं। 5 तो ज़ीरो हो गए, यहाँ 4 लिखे हुए थे, 5 बना लेते हैं इसको। 5 तो ये ज़ीरो हो गए, और फिर छठा जो डिजिट है वो 6 हो गया। तो 6 डिजिट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया, तो पावर जो है वो 10⁻6 प्लस में आ जाएगी।
तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल आ जाएगा। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये इक्वल टू जाउल कैसे हो गया, तो वाट जो है उसको सामने रखो। वाट जो है वो वर्क ओवर टाइम होता है ना, वर्क ओवर टाइम। तो जहाँ वाट है उसको मैं वर्क ओवर टाइम लिख सकता हूँ। वर्क का यूनिट जो है वो जाउल होता है, टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड होता है, और यहाँ 3600 सेकंड है तो यहाँ मैं एस लिख सकता हूँ। तो एस को कैंसिल कर देगा तो पीछे क्या बच जाएगा, जॉल बच जाएगा। यानी वाट इंटू एस जब आएगा तो नतीजा जॉल रह जाएगा, क्योंकि वाट जो है वो जॉल पर सेकंड है, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, जॉल बच जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो इक्वल है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉल्स के। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लेकिन कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल पे आमतौर पे ये क्वेश्चन पूछते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आई होप कि इस लेक्चर के कंटेंट आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।